जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं नासा के अर्तेमिस मिशन के बारे में। मुझे पता है आपने इस मिशन के बारे में जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। फिर भी आज हम इस मिशन के कुछ खास अपडेट पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही नासा ने खुद ट्वीट करके कहा है कि हम इस मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही ये पूरा मिशन किस तरह से एग्जीक्यूट होने वाला है, नासा ने उसके लिए एक वीडियो भी जारी किया है। तो चलिए 5 मिनट की इस वीडियो में अर्तेमिस मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए एकदम सामान्य शब्दों में पूरे मिशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमें चांद के बारे में जानने का, छूने का और चांद को लेकर बड़े बड़े वादे करने का बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रही है। तो दरअसल यह मिशन भी चांद के बारे में जानने को लेकर ही संबंधित है। तो आइए जानते हैं अर्तेमिस मिशन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस मिशन का नाम अर्तेमिस ही क्यों है। तो देखिए, ग्रीक भाषा के पौराणिक कथाओं में अर्तेमिस को चंद्रमा की देवी माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि अर्तेमिस अपोलो देवता की जुड़वा बहन है। तो इसी दैविक मान्यता को देखते हुए इस मिशन का नाम अर्तेमिस रखा गया है। वैसे कितना अजीब है ना, अमेरिका, नासा और ये सब देवी देवता में विश्वास। दरअसल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ सेलिब्रिटी लोग देवी देवता का अपमान करने में पीछे नहीं हटते हैं। खैर, उन सबको एक बार ये सब बात पर भी गौर करना चाहिए। हाँ, एक और बात है कि ये सारी बात आपको मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। इस नामकरण का सारा कारण नासा ने खुद अपने वेबसाइट पर डाला है। आप चाहें तो देख सकते हैं। खैर, आइए अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो नासा इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहली बार महिला एस्ट्रोनॉट्स को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला है, जो कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। साथ ही इस बार नासा नवीन तकनीकों का उपयोग करते हुए मून सरफेस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करने वाला है। और इन सारे प्रकरण के बीच हमें जो भी अनुभव प्राप्त होगा ना, उसका उपयोग हम अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए करेंगे, ऐसा नासा का कहना है। अब इस मिशन के गोल क्या होने वाले हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है, इस मिशन से जो भी अनुभव प्राप्त होंगे ना, उनका और बेहतर प्रयोग मंगल तथा भविष्य में होने वाले किसी खोज में बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही यह भविष्य में एक व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिहाज से भी एक नया आयाम स्थापित करेगा। इसके बाद है, हम जो भी अध्ययन चंद्रमा पर करेंगे या वहां के साक्ष्यों से समझ पाएंगे, इन सारे अध्ययन से पृथ्वी, चंद्रमा और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में एकदम सटीक जानकारी मिल पाएगी। आगे है, इस मिशन के पूरा होने से अमेरिका विश्व स्तर पर आर्थिक प्रभाव का विस्तार करते हुए अमेरिकी नेतृत्व स्थापित करेगा। साथ ही चंद्रमा पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक उपस्थिति भी दर्ज कर लेगा। इसके बाद है, इसके माध्यम से अमेरिका वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को सुदृढ़ तथा व्यापक बना सकेगा। और आखिरी है, इसके माध्यम से नई पीढ़ियां प्रेरित होंगी और स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथ्स की तरफ करियर के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका किसी भी मिशन को लेकर कितना दूरदृष्टिता रखता है। तो इस मिशन का जितना बड़ा विजन है ना, उतनी ही बड़ी चुनौती है इसे पूरा करना। दरअसल इस मिशन में सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को लेकर चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचेगा। फिर क्रू शटल को चंद्रमा पर लैंड कराया जाएगा। फिर एस्ट्रोनॉट्स कुछ दिन वहां पर रिसर्च करके वापस पृथ्वी पर लौटेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह मिशन कितना ज्यादा चैलेंजिंग है। तो देखिए, नासा इसके लिए सबसे पहले एक टेस्ट करना चाह रहा है, जिसमें प्रक्रिया तो सारी वही रहेंगी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट मानव रहित होगा। और इसके लिए नासा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खुद से ट्वीट करके बताया है कि इस एक्सरसाइज के लिए हम बिल्कुल भी तैयार हैं। तो आइए समझते हैं कि स्पेसक्राफ्ट वहां तक कैसे पहुंचेगा। और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा पाऊं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस एक्सरसाइज में सारी प्रक्रिया हूबहू वैसी ही होंगी जैसा कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाते समय किया जाएगा। लेकिन जो 29 तारीख को स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाला है ना, उसमें केवल एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे, प्रक्रिया सारी वही होंगी।
तो आइए पहले इस मिशन के ड्यूरेशन को देख लेते हैं कि पृथ्वी पर लौटने तक इसमें कुल कितना समय लग जाएगा। तो इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 26 से 42 दिनों का समय लगेगा, जिसमें आउटबाउंड ट्रांजिट में 8 से 14 दिन, डीआरओ स्टे में 6 से 19 दिन तथा रिटर्न ट्रांजिट में 9 से 19 दिनों का समय लगेगा। मतलब आप कह सकते हैं लगभग 2 महीनों का समय लग जाएगा। इस मिशन के लिए नासा ओरायन स्पेसक्राफ्ट का प्रयोग करने वाला है। आइए थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। देखिए, ये रॉकेट नासा के द्वारा बनाया गया हैवी लिफ्ट रॉकेट है, जो विशेषकर एस्ट्रोनॉट्स यानी कि क्रू मेंबर को अधिक दूर तक ले जाने में सक्षम है। साथ ही इसमें इमरजेंसी अबॉर्ट कैपेबिलिटी भी है, जिस कारण किसी भी आपात स्थिति में चालक दल को सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है। विशेष बात है कि इसका स्पेस कैप्सूल 21 दिनों तक बिना रुके यात्रा करने में पूर्णतः सक्षम है। साथ ही यह 6 महीने तक स्पेस में डॉक कर सकता है। इस पूरे क्रू मॉड्यूल को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने ऐसे ही मिशन की सारी जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया है। आइए अब समझते हैं कि यह पूरा ट्रेवल प्रोग्राम कैसे डिजाइन किया गया है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझा पाऊं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और ये है चांद। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2 कलर के पाथ बनाए गए हैं। पहला है लाइट ग्रीन कलर का, जिस पर छोटे छोटे बुलेटिंग पर 1 से 10 तक नंबर लिखे गए हैं। दूसरा है लाइट ब्लू कलर का पाथ, जिस पर 12 से 17 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो दरअसल लाइट ग्रीन कलर वाला पृथ्वी से चांद तक पहुंचने वाला रास्ता है, तथा लाइट ब्लू वाला पाथ चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचने का रास्ता है। आइए अब इसे समझते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और फिगर पर लिखे हुए नंबर को ध्यान से देखिए। पहला है ग्रीन कलर में 1 नंबर वाला स्थान। यह नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर है, जहां से रॉकेट उड़ान भरने वाला है। आगे है दूसरा नंबर वाला स्थान। यहां से रॉकेट का बूस्टर स्प्लैश डाउन होकर नीचे गिर जाएगा। आप जानते होंगे कि बूस्टर का प्रयोग रॉकेट का लिफ्ट ऑफ करते समय हेवी थ्रस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लिफ्ट ऑफ के समय ही रॉकेट का वजन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद तीसरे नंबर वाले स्थान पर कोर स्टेज मेन इंजन कट ऑफ होकर सेपरेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। इसके बाद चौथे नंबर वाले स्थान को आप ध्यान से देखिए। यही बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि अभी तक रॉकेट सीधा उड़कर ऊंचाई ले रहा था, लेकिन यहां से अब इसे मनूवर करके पेरिजी से पृथ्वी के ऑर्बिट में लाया जाएगा। देखिए इस तरह से। इसी तरह का मनूवरिंग काफी खास होता है, जो वैज्ञानिकों के लिए काफी चैलेंजिंग भी होता है। अच्छा, अगर आप पेरिजी और अपोजी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तस्वीर को देखिए। ये वाला स्थान पेरिजी है और ये अधिक दूरी वाला स्थान अपोजी है। अब 5वें नंबर को देखिए। अब रॉकेट अर्थ ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब यहां पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट एक बार अपने पूरे सिस्टम को चेक करता है और इसके बाद अपने सोलर पैनल को खोलकर एडजस्ट करता है। आप समझ पा रहे होंगे कि यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा फ्यूल खत्म हो चुका है। खैर, इसके बाद 6वें नंबर वाले स्थान को देखिए। ये वाला मनूवरिंग बेहद खास है, क्योंकि अब इसे मनूवर करके चांद के पास पहुंचाया जाएगा। इसलिए TLI यानी कि ट्रांस लूनर इजेक्शन को खास तरह का मनूवर माना जाता है। लेकिन यहां से अब चांद तक पहुंचने के लिए हैवी फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। आप यहां से चांद तक की दूरी को देखकर समझ पा रहे होंगे। तो अब आप 7वें नंबर वाले स्थान को देखिए। यहां से यान का कुछ हिस्सा सेपरेट होगा और अब शुरू किया जाएगा क्रायोजेनिक प्रपल्सन स्टेज, जो कि सबसे पावरफुल स्टेज होता है। साथ ही यहाँ गति भी बहुत अधिक हो जाती है। इसके बाद 8वें नंबर वाले स्थान से इसकी गति को कम करके धीरे धीरे मनूवर कराया जाएगा और आगे 9वें नंबर वाले स्थान पर यह चंद्रमा के सबसे नजदीक होगा और यहीं से ओरायन कैप्सूल को चांद पर लैंड कराया जाएगा, जो जब भी होगा देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। और 10वें नंबर से यह चांद के ऑर्बिट में भ्रमण करते रहेगा। जब चांद पर एस्ट्रोनॉट्स का रिसर्च खत्म हो जाएगा तो 12 नंबर वाले स्थान से इसे मनूवर करके फिर से चांद के नजदीक लाया जाएगा। बाकी फिर पूरी तरह पिछले पाथ की तरह 13वें और 14वें स्थान से होते हुए यह पृथ्वी की कक्षा में एंटर कर जाएगा और अंत में केवल क्रू मॉड्यूल को ही प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करा लिया जाएगा।
तो इस तरह से यह पूरा मिशन कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए नासा ने एक वीडियो भी जारी किया है, मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार जरूर देखिए। What will be a journey of more than 500,000 miles to the moon and back starts right here at Launch Complex 39 Bravo. Although this first flight will not carry a crew, it will test every system in the deep depths of space to prepare the way for future crewed missions. When the final go is given and the teams at Kennedy Space Center release this rocket, Artemis will roar to life and we will witness the beginning of a tightly choreographed mission. All engine 1, 2, 1, and liftoff. The first 2.5 minutes lift Artemis off Earth and build momentum. It's another 6 minutes of pressing uphill, accelerating to orbit. This is followed by a push from the second stage to raise Orion higher. And once all the systems are cleared to continue, the second stage will fire again and push Orion beyond the bounds of Earth. At this point, we're going to the moon. It'll take several days to reach our destination, but as we sprint across the void, many new procedures and systems will be tested and proven. 240,000 miles later, Orion will enter an oval-shaped orbit around the moon, one that will take Orion to about 60 miles above the lunar surface and then out to 40,000 miles beyond the moon. This is a distance farther than any human-rated spacecraft has ever gone before. As momentous as reaching the moon will be, returning to Earth is just as significant and challenging. Every observation we make, every lesson we learn on this journey prepares the way for humans to safely venture out and return home. And so on its final lap around the moon, Orion will ignite its main engine, push out of lunar orbit, and begin the long trek home. This is a spacecraft built for the harsh conditions of deep space, as well as the intensity of returning home. Nearing Earth, Orion separates from the main power and propulsion systems of the European Service Module and prepares for the final sequence of events. Entering Earth's atmosphere at 24,500 miles per hour, the heat shield endures the fury of re-entry. The air around Orion reaches temperatures half as hot as the sun, but also slows Orion considerably. Until finally, parachutes can deploy, allowing Orion to gently dip into the Pacific Ocean. उम्मीद है ये मिशन आपको जरूर समझ में आया होगा। साथ ही इस मिशन को लेकर आगे कोई भी अपडेट आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।